Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 4, today's our topic is chapter number 16, लोकल गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया. इंडिया की जो लोकल गवर्नमेंट्स है उनके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर रीड कर रहे हैं. सो लेट्स वी रीड दिस चैप्टर रिमेनिंग पार्ट. सो डियर स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसके अंदर मैंने आपको फंक्शंस ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन द अर्बन एरियाज़ की जो ये डायग्राम है इसको ड्रॉ करने के लिए क्या बोला था. आई होप आप लोगों ने ये सब ने कर लिया होगा. नेक्स्ट हम यहाँ तक रीड कर चुके हैं कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अर्बन एरिया के अंदर क्या होती है. फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है ड्रिंकिंग वाटर की, इलेक्ट्रिसिटी की, हॉस्पिटल्स की, स्कूल्स की, पब्लिक पार्क्स के एंड क्लीन जो एरिया है उसकी, और रोड जो है वो भी अच्छी तरह से वेल होनी चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए. प्रोवाइड करवाती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 3 रूपों में होती है: नगर पंचायत, म्यूनसिपल कम्युनिटी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन. तो फर्स्ट हमारी क्या है? नगर पंचायत. A nagar panchayat is a meant for an area which is changing for a rural टू एन अर्बन टाइप. जो नगर पंचायत होती है वो कैसे एरिया के अंदर होती है? जो एरिया रूरल से किस में चेंज हुआ है? अर्बन टाइप में चेंज हुआ है. मीन जो ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में चेंज हुआ है वहाँ क्या है? नगर पंचायत है. दिस इज़ नोन एज ए ट्रेडिशनल एरिया. उसको हम क्या कहते हैं? ट्रेडिशनल एरिया कहते हैं. ए नगर पंचायत हैज़ ए टर्म ऑफ 5 ईयर्स. जो नगर पंचायत होती है वो कितने साल के लिए वर्क करती है? 5 साल के लिए वर्क करती है. एक बार इलेक्टेड होने के बाद 5 साल के लिए वर्क करती है. सेकंड है म्यूनसिपल कम्युनिटी. म्यूनसिपल कम्युनिटी क्या होती है? ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया हु आर 18 ईयर ऑफ अगो एज एंड अबाउ कैन वोट इन म्यूनसिपल इलेक्शंस टू इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव और म्यूनसिपल काउंसलर. क्या होता है कि हर एक सिटीजन इंडिया के अंदर जो 18 साल का हो चुका है या उससे अधिक है, 18 साल से अधिक है, वो क्या करता है? वोट डालता है. किसको चुनने के लिए? म्यूनसिपल काउंसलर को चुनने के लिए वोट डाली जाती है. हर एक बंदा जो 18 साल का हो गया है या 18 साल से अधिक है. म्यूनसिपल चेयरपर्सन इज़ ए हेड ऑफ द म्यूनसिपल कम्युनिटी. जो म्यूनसिपल चेयरपर्सन होता है वो किसका हेड होता है? म्यूनसिपल कम्युनिटीज़ का हेड होता है. इन बिग सिटीज़ द म्यूनसिपल कम्युनिटीज़ इज़ कॉल्ड ए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन. जो बड़े बड़े शहर होते हैं उनके अंदर जो म्यूनसिपल कम्युनिटीज़ ही हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं. ऑल अडल्ट सिटीजन कैन वोट इन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन. जो बड़ी एज के लोग होते हैं, अडल्ट होते हैं, वो सिटीजन्स क्या करते हैं? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए वोट डालते हैं, वो उसको चुनते हैं. ऑल लोकल गवर्नमेंट्स डू वेलफेयर वर्क एट देयर ऑन लेवल. जितनी भी सारी लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो क्या करती हैं? अपने लेवल पर अपने एरिया का वेलफेयर वर्क बहुत अच्छे से वर्क करती है. देयर मेन सर्विसेज एंड वर्क्स आर. उनके मेन सर्विसेज और वर्क्स क्या होते हैं वो देखिए. फर्स्ट क्या है? टू अरेंज फॉर ए प्रॉपर सप्लाई ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है. अरेंज करवाना वहाँ उस एरिया के, जिस एरिया की भी गवर्नमेंट है उस एरिया के लोगों को प्रॉपर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करवाना. टू टेक केयर ऑफ रोड्स टू कीप दैम क्लीन एंड गुड. क्या? रोड्स जो है उनकी टेक केयर करना, वो साफ सुथरे रहें और टूटे हुए ना हो, गुड हो, अच्छे हो. टू मैनेज स्कूल एंड हॉस्पिटल्स. जो स्कूल और हॉस्पिटल्स हैं उनकी व्यवस्था बनाए रखना, उनको मैनेज करके रखना. टू मेंटेन पार्क एंड लाइब्रेरीज. पार्क और जो लाइब्रेरीज हैं, पुस्तकालय जो है, उनको मेंटेन करके रखना. टू लुक आफ्टर पब्लिक स्टेशंस. जो पब्लिक स्टेशंस हैं उनका ध्यान रखना कि वहाँ पर कोई कूड़ा कचरा ना हो, वहाँ उनको कोई नहीं तोड़ रहा हो. जो पब्लिक स्टेशंस हैं उनको, उनकी देख रेख करना. टू अरेंज फॉर स्ट्रीट लाइट. जो लाइट्स होती हैं, स्ट्रीट लाइट जो रोड पर लगती है, हमारी जो लाइट्स हैं उनको अरेंज करना. टू रन सेंटर्स ऑफ चाइल्ड वेलफेयर. जो लोग, बच्चों का जो केंद्र डेवलपमेंट है उसके बारे में कार्य करना. टू रन सेंटर फॉर अडल्ट एजुकेशंस. जो वृद्ध जो लोग हैं उनकी एजुकेशन के लिए कार्य करना.
नेक्स्ट है ओवरव्यूज। ओवरव्यूज क्या होते हैं? द पंचायती राज वर्क्स एट 3 लेवल। सो पंचायती राज है वो 3 लेवल पर कार्य करता है। फर्स्ट है विलेज लेवल, सेकंड ब्लॉक लेवल एंड थर्ड क्या है? डिस्ट्रिक्ट लेवल। विलेज लेवल मतलब ग्रामीण, ब्लॉक लेवल मतलब कस्बा और डिस्ट्रिक्ट लेवल मतलब जिला। Urban local self-government bodies in India are municipalities in टाउन्स एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इन सिटीज़। अर्बन जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज़ होती हैं वो इंडिया के अंदर म्यूनसिपलिटीज़ और टाउन्स और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती हैं सिटीज़ के अंदर। म्यूनसिपलिटीज़ टाउन्स के अंदर, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सिटीज़ के अंदर। ऑल लोकल गवर्नमेंट्स डू वेल एट देयर ऑन लेवल। और जितनी भी लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो अपने लेवल पर अच्छे से कार्य करती हैं। नेक्स्ट है न्यू वर्ड्स। इसमें कुछ न्यू वर्ड्स आए हैं। सबसे पहला लोकल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इन टाउन्स एंड विलेजेस। टाउन और विलेजेस के अंदर जो गवर्नमेंट होती है वो कौन सी होती है? लोकल गवर्नमेंट होती है। सेकंड है पंचायत, पंच, मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत। जो मेंबर्स होते हैं ग्राम पंचायत के वो क्या कहलाते हैं? पंच कहलाते हैं। So thank you students. I hope you understand in this chapter. Dear students, local government of India हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। Thank you. You also read this chapter 2 times. Thank you. Hello students of 4th class. A very good morning to all of you. Students, I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class, we have done our word meanings and it exercise A, exercise B, C. And now in this class, we will start our question answer D, E and F part. So let's start. Part A. Answer the following question in 1 or 2 words. हमें 1 और 2 वर्ड्स में इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, वेयर इज़ द ताजमहल सिचुएटेड इन इंडिया। इंडिया में ताजमहल कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ बनाया गया है? तो कहाँ है वो? इन आगरा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इन आगरा। सेकंड है, व्हेन डिड मुमताज़ महल डाइड। मुमताज़ महल के जो मुमताज़ थे उसकी डाइट कब हुई थी? तो कब हुई थी उसकी डेथ? इन 1631 में। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वाई डथ शाहजहाँ फील लोनली। शाहजहाँ लोनली फील क्यों करते थे? बिकॉज हिज वाइफ डाइट। बिकॉज उसकी वाइफ क्या हो गई थी? मर गई थी। तो एंड पार्ट ई है हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 सेंटेंस। हमें 1 सेंटेंस में इन क्वेश्चंस के आंसर देनी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ आर द वॉल्स ऑफ द ताजमहल डेकोरेटेड। ताजमहल की वॉल्स है किस चीज़ से, किस तरह से डेकोरेटेड की गई हैं? तो आंसर है, द वॉल्स आर डेकोरेटेड विद कार्विंग्स ऑफ फ्लावर्स। वहाँ की जो वॉल से डेकोरेटेड की गई किससे? कार्विंग्स, फ्लावर से डेकोरेट की गई है, लीव से डेकोरेट की गई है एंड वर्सेस फ्रॉम द होली कुरान। जो होली कुरान है उससे भी वो क्या की गई है? डेकोरेट की गई है। उनमें से कुछ लिया गया है जिससे वो वॉल्स डेकोरेट हुई हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाउ वाज द ताजमहल बिल्ट। ताजमहल किससे बना हुआ है? तो द ताजमहल बिल्ट ऑफ वाइट मार्बल। इसमें फ्रॉम नहीं आएगा, सॉरी हाँ फ्रॉम ही आएगा। द ताजमहल बिल्ट फ्रॉम वाइट मार्बल। वाइट मार्बल से क्या है? वो ताजमहल बना हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में? संगमरमर। थर्ड है, वाई डू द टूरिस्ट विजिट इंडिया एवरी ईयर। वे टूरिस्ट है वो टूरिस्ट है वो इंडिया में विज़िट करने क्यों आते हैं? बिकॉज द ताजमहल इज़ काउंटेड अमोंग द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि जो ताजमहल है हमारे इंडिया का वो 7वें अजूबों में गिना जाता है, इसलिए। पार्ट एफ है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वाई डिड शाहजहाँ डिसाइड टू बिल्ड द ताजमहल। शाहजहाँ ने क्यों डिसाइड किया कि वो ताजमहल बनाएगा इंडिया में? तो आंसर है, शाहजहाँ डिसाइडेड टू बिल्ड द ताजमहल बिकॉज
He wanted to build something in memory of his love. शाहजहाँ ने डिसाइड किया कि वो ताजमहल बनाएगा इंडिया में, क्योंकि वो चाहता था कि वो अपनी लव की मेमोरी के लिए कुछ इंडिया में छोड़ कर जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई इज़ द ताजमहल कॉल्ड द प्राइड ऑफ इंडिया? गौरव इंडिया का गौरव क्यों कहा जाता है ताजमहल को? तो आंसर है, द ताजमहल कॉल्ड द प्राइड ऑफ इंडिया बिकॉज द ताजमहल इज़ काउंटेड अमोंग द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ताजमहल को इंडिया का गौरव इसलिए कहा जाता है क्योंकि ताजमहल हमारे 7 वंडर्स में से एक है जो कि हमारे वर्ल्ड में आते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू सेव द ताजमहल? हमें क्या स्टेप लेना चाहिए ताजमहल को सेव करने के लिए? तो हम क्या कर सकते हैं? तो वी शुड अवेयर अबाउट इट। हमें इसके बारे में पीपल को क्या करना चाहिए? अवेयर करना चाहिए ऑफ पीपल, एंड वी शुड ट्राई टू सेव इट। और हमें क्या करना चाहिए? इसको सेव करने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे जितने भी मोनूमेंट्स हैं उनको भी सेव करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू विल अंडरस्टैंड this question answer, and this question answer write in your notebook. Thank you and have a nice day. मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों, मैं करा रही हूँ कक्षा 4 का पाठ 8 पढ़क्कू की सीख। ये एक कविता है बच्चों। इसमें क्या बताया गया है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे शिक्षण संकेत। प्रस्तुत कविता में कवि ने शिक्षा के महत्व को बताया है, पढ़ाई के महत्व को। अनुभव को सर्वश्रेष्ठ ज्ञान कहा गया है, जिसके समझदारी पूर्वक उपयोग करने से हमारी शिक्षा पूर्ण होती है। शिक्षित व्यक्ति सही और गलत की पहचान आसानी से कर लेता है। अब ये एक कविता है, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें इसके शब्दार्थ याद करने होंगे। पहले हम शब्दार्थ पढ़ेंगे, उसके बाद में कविता आपको कराऊंगी। तेज, तीव्र, अड़ता, रुकता। तनिक का मतलब होता है जरा सा। फिक्र, चिंता। पागुर, जुगाली। देखा आपने पशुओं को मुंह चलाते हुए और झाग निकालते हुए, उसको क्या कहते हैं? जुगाली करना या चारा चबाने की प्रक्रिया। कोहलू, तेल निकालने की ग्रामीण मशीन। घड़ते, बनाते। भेद का मतलब रहस्य, ज्ञान, शिक्षा। ढब, तरीका। गजब, विचित्र। कोरे, खाली। माया, झूठा भ्रम। मंतिक, विद्वान। तर्क, दलील या विवेचना। तो बच्चे, शब्दार्थ आपने पढ़े। अभी हम कविता पढ़ना शुरू करेंगे। एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, तर्क शास्त्र पढ़ते थे। जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। क्या कहा है कविता में? कवि ने कहा है, कविता के कवि है रामधारी सिंह दिनकर। कवि बता रहे हैं कि एक पढ़क्कू किसको कहते? पढ़े लिखे को। ठीक है, कह रहे एक जो पढ़ा लिखा व्यक्ति था वो बहुत तेज था। वह हर बात में, जहाँ कोई बात नहीं होती उस बात में भी कोई न कोई नई बात निकाल लेता था या बना लेता था। एक रोज वे पड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए। बैल घूमता है कोल्हू में, कैसे बिना चलाए। जो पढ़क्कू है उसको एक दिन एक बात समझ में ये बात समझ में नहीं आई कि कोल्हू में जो बैल घूमता है। कोल्हू एक मशीन होती है तेल निकालने वाली, जिसे बैल के द्वारा चलाया जाता है। तो वे किस सोच में पड़ गए कि कोल्हू में जो बैल घूमता है वो बिना चलाए कैसे चलता है। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है। सिखा बैल को रखा इसने, निश्चय कोई ढब है। जो पढ़क्कू है वो कई दिनों तक ये बात सोचते रहते हैं कि इसका मालिक बहुत ही गजब यानी विचित्र है। उसने बैल को निश्चय ही कोई तरीका सिखा रखा है। कोई ढब मतलब तरीका सिखा रखा है, जो बिना चलाए बैल हमेशा चलता रहता है।
आखिर एक रोज़ मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजी बिना देखे लेते तुम जान भेदिए कैसे। एक दिन जो पढ़क्कू है वो बैल के मालिक से पूछता है कि आप बिना देखे कैसे जान लेते हैं कि बैल चल रहा है या नहीं। कोल्हू का यह बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुर करता है। पढ़क्कू कहता है कि यह जो तुम्हारा कोल्हू का बैल है यह हमेशा चलता है या रुकता है, घूमता है, खड़ा हो या जुगाली करता है। यह हमेशा चलता रहता है। मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बात बड़ी है, नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। बैल का मालिक क्या कहता है कि मुझे इस बात का कैसे पता चलता है कि बैल चल रहा है, रुक गया है, खड़ा है या जुगाली कर रहा है। इस बात का मुझे कैसे पता चलता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैंने बैल के गले में घंटी, बैल की गर्दन में एक घंटी बांध रखी है। आज अब बजती नहीं, दौड़कर तनिक पूंछ धरता हूँ। तो मालिक क्या कहता है, बैल का मालिक ये कहता है कि जो इसके गले में घंटी है, जब इसकी आवाज़ मुझे नहीं सुनाई देती है तो मैं दौड़कर इसकी पूंछ पर चोट करता हूँ, ऐसे मारता हूँ। कहा पढ़क्कू ने, सुनकर तुम रहे सदा के कोरे। उसकी बात सुनकर जो पढ़क्कू है ये कहता है कि तुम्हें तो कोई समझ नहीं है, बेवकूफ़, मंतिक की बातें समझ सकोगे थोड़े, तुम विद्वता की बातों को नहीं समझ सकते, तुम बेवकूफ़ हो क्योंकि तुम पढ़े लिखे नहीं हो। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए। पढ़क्कू क्या कहता है, अगर किसी दिन तुम्हारा बैल सोच विचार करके रुक जाए और एक जगह खड़ा खड़ा अपनी गर्दन को हिलाता रहे, घंटी टुन टुन खूब बजेगी, तुम ने पास आओगे। तो ये कह रहे हैं घंटी की टुन टुन की आवाज़ सुनकर तुम तो बैल के पास नहीं आओगे, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे, लेकिन शाम तक भी तुम्हें एक बूंद भी तेल की प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि बैल तो अपनी जगह से हिलेगा नहीं, सिर्फ गर्दन को हिलाएगा। तो क्या सिर्फ घंटी बजाने से ही तुम्हारे कोल्हू से तेल निकलता है। मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पढ़क्कू जाओ, सीखा है ये ज्ञान जहाँ वहीं से फैलाओ। बैल का मालिक हंसकर पढ़क्कू से कहता है कि तुमने यह ज्ञान जहाँ प्राप्त किया है तुम इसे वहीं फैलाओ, यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया है, बैल हमारा अभी तक मंथिक पढ़ पाया है। ये कह रहा है यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, हमारा बैल अभी तक विद्वता की बातें नहीं जान पाया है और ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ऐसा कहकर बैल का मालिक पढ़क्कू को वहाँ से जाने के लिए कहता है। तो बच्चों समझ में आया कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है वह हर बात में कोई नई बात निकालने की कोशिश करता है। ठीक है, तो बच्चे मैंने आपको पाठ पढ़ा दिया है, आपको ये शब्दार्थ भी मैंने पढ़ाए हैं। आप सभी को अपनी नोटबुक में ये शब्दार्थ लिखने हैं और याद करने हैं। तो बच्चों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Good morning students, I Rasmi ma'am, your science teacher from MLP International School Rajpura. Welcome back to our YouTube channel. So students, today we will start our science classes with the class 4th, and today we will do chapter 10th, word meaning. Okay, so let's we get start. Our first word meaning is weather, WEATHER. weather means क्या होता है, मौसम। नेक्स्ट इज ब्रीजी, BREEZY, ब्रीजी मीन्स क्या होता है, तूफानी। थर्ड इज एटमोसफेयर, ATMOSPHERE, एटमोसफेयर क्या होता है, वातावरण। फोर्थ इज टेम्परेचर, TEMPERATURE, टेम्परेचर मीन्स क्या होता है, तापमान। फिफ्थ इज ओशन, OCEAN, ओशियन मीन्स क्या होता है, सागर। सिक्स्थ इज ह्यूमिडिटी, HUMIDITY,
HUMIDITY। ह्यूमिडिटी क्या होती है? नमी। 7th is sleet, SLEET। स्लीट मीन्स क्या होता है? तुषार, वर्षा। ओके। 8th is evaporate, EVAPORATE। evaporate मीन्स क्या होता है? भाप बनना। 9th is precipitation, PRECIPITATION। precipitation मीन्स क्या होता है? तलछट। 10th is hail। hail मीन्स क्या होते हैं? ओले, HAIL। hail मीन्स क्या होते हैं? ओले। So students, these are word meanings of chapter 10th. Okay, you will write in your fair notebook of science and learn also. Today we will read a new topic, okay, on page number 96. So let's get start. So we cannot see air, यद्यपि हम एयर को नहीं देख सकते, ठीक है, फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते। इट इज़ ऑल अराउंड अस, ये हमारे चारों तरफ रहती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस, ये अनेक गैसों का मिश्रण है। सच इज़ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये कुछ गैसेस है जो किस में होती है? एयर के अंदर होती है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इट ऑल्सो कंटेन वाटर वेपर, इसके अंदर जलवाष्प भी होते हैं, डस्ट भी होती है, धूल भी होती है। द ब्लैंकेट ऑफ एयर डेट सराउंड्स द अर्थ इज नोन एज द एटमोसफियर। जो एयर की लेयर होती है, ब्लैंकेट होता है अर्थ के चारों तरफ, उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? एटमोसफियर कहते हैं, वातावरण। ओके। मूविंग एयर इज नोन एज विंड। मूविंग एयर, बहती हुई हवा को क्या कहते हैं? विंड कहते हैं। वी कैन फील मूविंग एयर, बहती हुई हवा को हम फील कर सकते हैं। ब्रीज इज जेंटल वाइंड। ब्रीज जो होती है मंद हवा होती है, जेंटल वाइंड होती है, शांत हवा होती है। वाइल स्टॉर्म इज स्ट्रोंगर विंड। और जो तूफान होता है वो बहुत तेज होता है, बहुत तेज हवा आती है तब। एट टाइम्स स्टॉर्म्स आर अकम्पेन्ड बाय थंडर। जिस टाइम जो तूफान है वो किसके साथ आता है? थंडर, गर्जन के साथ और लाइटिंग के साथ, बिजली के साथ आता है। दिस इज कॉल्ड थंडर स्टॉर्म। उसको क्या कहते हैं? आंधी कहते हैं। जब लाइटिंग भी होती है, बिजली भी होती है और क्या होता है? थंडर, गड़गड़ाहट भी होती है बादलों की, तो उसको हम क्या कहते हैं? थंडर स्टॉर्म। दिस इज हाउ मूविंग एयर और वाइंड कोज वेदर चेंजेस। ये क्या है? इससे क्या पता चला है? कैसे मूविंग एयर और विंड, उसकी वजह से, इन दोनों की वजह से क्या होता है? वेदर चेंज होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज सी एंड लैंड ब्रिज। सी ब्रिज और लैंड ब्रिज। ड्यूरिंग द डे, दिन के टाइम, लैंड गेट्स हीटेड बाय सन। जो ज़मीन होती है वो सूर्य की रोशनी की वजह से क्या हो जाती है? गर्मी की वजह से हीट हो जाती है। सच क्विकर देन वाटर इन द सी। और जो सी में वाटर होता है उससे भी ज़्यादा जल्दी ही गर्म हो जाती है लैंड। ओके। एज द लैंड बिकम्स वार्मर, जैसे जैसे जो ज़मीन है वो ज़्यादा गर्म हो जाती है डे के टाइम, इट हीट्स द एयर इन द एटमोसफियर अबॉर्ड। तो ये क्या करती है? जो लैंड से जो ऊपर का एटमोसफियर है उसकी जो एयर होती है उसको गर्म कर देती है, ठीक है। इट कोजेज द एयर टू एक्सपेंड। और वो गरम गरम हवा क्या होती है? उड़ने लग जाती है। बिकम लेस डेंस, और कम गाढ़ी हो जाती है। दस क्रिएटिंग ए लो प्रेशर। और इससे क्या होता है? लो प्रेशर क्रिएट होता है, कम दबाव लगता है। उसकी वजह से क्या होता है? वाटर हीट्स अप एट ए मच स्लोअर पेस। और जो वाटर होता है वो कम गर्म होता है, ठीक है। एयर अबाउट सी टेक्स मच लॉन्गर टू गेट हीटेड अप। तो जो एयर होती है सी के ऊपर, उसको ज़्यादा ऊपर तक जाना होता है, क्या करने के लिए? हीट होने के लिए, गर्म होने के लिए। दस हाई प्रेशर इज क्रिएटेड। तो इससे क्या होता है? जो प्रेशर होता है वो हाई प्रेशर होता है, ज़्यादा दबाव होता है। सो द हाई प्रेशर अबोव द वाटर एंड लो प्रेशर अबोव द लैंड। हाई प्रेशर कहाँ होता है? वाटर से ऊपर। और लो प्रेशर कहाँ होता है? लैंड से ऊपर। कोजेज ए स्मॉल ब्रिज। तो इससे क्या होता है? स्मॉल ब्रिज क्रिएट होता है टू ब्लो फ्रॉम द वाटर टुवर्ड्स द लैंड। पानी से किसकी तरफ? लैंड की तरफ। दिस इज नोन एज सी ब्रिज। इसको क्या कहते हैं? सी ब्रिज कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, this is the picture of sea breeze. You will draw in your fair notebook of science. Okay,
नेक्स्ट एट नाइट, नाइट में क्या होता है, द लैंड कूल्स डाउन मच फास्टर, रात के समय जो ज़मीन होती है वो कैसी हो जाती है, ठंडी हो जाती है, क्योंकि सन तो होता नहीं है जिससे हीट मिलेगी, है ना। एज द लैंड बिकम्स कूलर, तो क्या होगा, जो ज़मीन हो जाएगी वो ठंडी हो जाती है। सो डज द एयर अबव इट, तो इससे ऊपर जो ज़मीन से ऊपर जो एयर है वो भी कैसी हो जाती है स्टूडेंट्स, ठंडी हो जाती है। दिस रिजल्ट्स इन एयर बिकमिंग डेंसर, इससे क्या होता है, जो एयर होती है वो कैसी हो जाती है, डेंसर हो जाती है, फॉर्मिंग ए हाई प्रेशर, और ये क्या फॉर्म कर देती है, हाई प्रेशर, ज़्यादा दबाव पड़ता है इससे, कोजिंग विंड्स टू ब्लो टुवर्ड्स द सी, और ये विंड्स कहाँ से ब्लो करती हैं, सी की तरफ, समुद्र की तरफ। दिस इज रेफर टू एज लैंड ब्रीज, इसको क्या कहते हैं, लैंड ब्रीज कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ लैंड ब्रीज। ओके, नेक्स्ट दिस रिजल्ट्स इन सी ब्रीज इन द डे, तो ये रिजल्ट क्या मिलता है इससे, जो सी ब्रीज होता है वो तो दिन के टाइम होता है, डे में होता है, एंड लैंड ब्रीज इन द नाइट इन कोस्टल रीजन, जो तटवर्तीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पे नाइट में क्या होता है, लैंड ब्रीज होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो आवर चैप्टर 10 रीडिंग इज completed. You will read carefully. Okay, thank you, have a good day. Good morning student, I am Manisha ma'am, your maths teacher. Now we start our maths online classes for class 4th. My dear student, in previous class we already complete our exercise number 6.2. Today we will do our exercise number 6.3. So student, first of all we understand the common factors and highest common factors. After that we start our exercise. कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होते हैं स्टूडेंट, वी टेक एन एग्जांपल 24 एंड 32, ये हमारे पास टू नंबर्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 24 स्टूडेंट, 24 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारे पास 24 आता है, जब हम 12 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी हमारे पास 24 आता है स्टूडेंट्स, और जब हम 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास 24 आएगा, एंड जब हम 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास 24 आएगा। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फैक्टर हो गए 24 के। नाउ वी फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 32। तो स्टूडेंट, जब हम 32 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारे पास 32 आता है, और सब स्टूडेंट्स हम 16 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारे पास 32 आता है, एंड स्टूडेंट्स जब हम 8 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं जब हमारे पास 32 आता है। नाउ स्टूडेंट, ये हमारे पास फैक्टर्स हो गए 32 के। नाउ स्टूडेंट, वी राइट द फैक्टर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। फैक्टर्स ऑफ 24, स्टूडेंट 24 के फैक्टर्स क्या क्या है, 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। नाउ फैक्टर्स ऑफ 32। Now student, we write the factors of 32 in ascending order, 1 2 4 8 16 and 32. Now student, we find the common factors. Students, common factor क्या होता है, जो नंबर फैक्टर इन दोनों में सेम होता है वो होता है कॉमन फैक्टर। जैसे 1 यहाँ भी है और 1 यहाँ भी है तो 1 क्या हुआ, कॉमन फैक्टर हो गया। 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है तो 2 भी कॉमन फैक्टर हो गया, और यहाँ 4 यहाँ पे है और 4 यहाँ भी है तो 4 भी कॉमन फैक्टर हो गया। स्टूडेंट्स, और 6 ऊपर है लेकिन नीचे वाले में नहीं है तो 6 कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो 8 यहाँ पे है और 8 इसमें भी है तो 8 भी कॉमन फैक्टर हो गया। और आगे स्टूडेंट्स, कोई भी अपना नंबर सेम नहीं है तो आगे कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो स्टूडेंट्स, कॉमन फैक्टर ऑफ 24 and 32 is 1 2 4 and 8. Now student, we find the highest common factor. Highest common factor students वो होता है जो भी नंबर है, यहाँ हमारे पास 2 नंबर्स है, मोर देन 2 नंबर्स भी हो सकते हैं, उनको पूरा पूरा डिवाइड कर दे और वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी हो। मीन्स यहाँ पे हमारे कॉमन फैक्टर क्या है स्टूडेंट, 1 2 4 and 8। इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 8 है, और 8 24 और 32 को पूरा पूरा डिवाइड करता है
रिमेनिंग कुछ नहीं बचता, 0 बचती है। तो स्टूडेंट हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 8। नाउ स्टूडेंट्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या कहते हैं, जीसीडी, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, एचसीएफ। और फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कॉमन फैक्टर्स। इसमें क्या करना है, हमें कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं और पार्ट ए 6 एंड 8 इसके हमें कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 6 किस से डिविजिबल है, 1 से डिवाइड हो जाता है और 2 से हो जाता है और 3 से हो जाता है, 4 से नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, उसके बाद किससे होगा, 6 से होगा। नाउ फैक्टर्स ऑफ 8 किस से डिवाइड होगा, 1 से हो जाता है, 2 से हो जाता है, 3 से नहीं होगा, 4 से हो जाएगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा और उसके बाद किससे होगा, 8 से। नाउ स्टूडेंट वी फाइंड द कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर जो इन दोनों में सेम हो, कॉमन हो, वो होते हैं कॉमन फैक्टर्स। तो 1 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 1 क्या हो गया हमारा, कॉमन फैक्टर हो गया। नाउ 2 6 के फैक्टर में भी है और 8 के फैक्टर में भी है, तो 2 क्या हो गया हमारा, कॉमन फैक्टर हो गया। 3 इधर नहीं है, 4 6 के फैक्टर में नहीं है। आगे स्टूडेंट कोई भी फैक्टर है वो सेम नहीं है, तो इनके अलावा और कॉमन फैक्टर नहीं है। सो स्टूडेंट और कॉमन फैक्टर ऑफ 6 एंड 8 इज 1 एंड 2। नाउ स्टूडेंट वी डू आवर पार्ट डी 12 एंड 18 कि हमें क्या करना है, कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 12 के फैक्टर्स क्या क्या स्टूडेंट, 12 किससे डिवाइड होगा, 1 से हो जाएगा, 2 से होगा, उसके बाद 3 से होगा, उसके बाद 4 से होगा, उसके बाद 6 से होगा, उसके बाद 12 से होगा। नाउ फैक्टर्स ऑफ 18 किस किस से डिवाइड होगा, 1 से होगा, 2 से होगा, उसके बाद 3 से होगा, उसके बाद 6 से होगा, उसके बाद 9 से होगा, उसके बाद 18 से ही होगा। नाउ कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18 एंड 12 के कॉमन फैक्टर्स क्या क्या स्टूडेंट, अब देखो 1 यहाँ भी है और यहाँ भी, तो 1 हो गया एक तो कॉमन फैक्टर, उसके बाद 2 इधर भी है और 18 के फैक्टर में भी हो गया, तो 2 कॉमन फैक्टर हो गया। 3 12 के फैक्टर में भी है और 18 के में भी है, तो 3 भी कॉमन फैक्टर हो गया। उसके बाद 4 यहाँ नहीं है, 6 12 के फैक्टर में भी है और 18 के में भी है, तो 6 हमारा वो कॉमन फैक्टर हो गया। इसके बाद स्टूडेंट कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो दोनों में सेम हो, तो सो स्टूडेंट्स कॉमन फैक्टर ऑफ 12 और 18 इज 1 2 3 एंड 6। स्टूडेंट्स पार्ट बी और पार्ट सी क्वेश्चन नंबर 1 के ये आपको खुद करने हैं। नाउ वी डू आवर सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 20। यहाँ पे क्या करना है, 12 और 20 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं एंड आल्सो फाइंड देयर कॉमन फैक्टर्स एंड एचसीएफ, और क्या करना है, उसके कॉमन फैक्टर्स और एचसीएफ भी फाइंड आउट करना है। सो स्टूडेंट्स we do our question number 13. First of all we find the factors of 12 किस किस से डिवाइड होता है स्टूडेंट, 1 से होगा, उसके बाद किससे होगा, 2 से होगा, उसके बाद 3 से होगा, 4 से होगा, उसके बाद 5 से नहीं होगा, 6 से होगा, फिर 7 से नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, उसके बाद किससे होगा, 12 से होगा। नाउ वी फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 20 किससे डिवाइड होगा, 1 से होगा, उसके बाद 2 से होगा, फिर 3 से नहीं होगा, 4 से होगा, फिर उसके बाद 5 से होगा, उसके बाद किससे डिवाइड होगा, 10 से होगा, उसके बाद सिर्फ 20 से ही डिवाइड होगा। नाउ स्टूडेंट वी फाइंड द कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर क्या क्या है इसके, 1 और इन दोनों में क्या सेम है, 2 और क्या है, 4। So student common factor of 12 and 20 is 1 2 and 4. Now we find the HCF. HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो कॉमन फैक्टर जो 12 और 20 को पूरा पूरा डिवाइड कर दे और रिमाइंडर सिर्फ 0 ही बचे, इसके अलावा कुछ ना बचे। तो हमारा कॉमन फैक्टर क्या है स्टूडेंट, 1 2 एंड 4। इनमें हाईएस्ट कौन सा है, 4, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा यहाँ पे, 4।
Now student our question number 3 is find the SCF of the following numbers. नीचे जो नंबर दिए गए हैं इनका हमें क्या फाइंड आउट करना है, SCF फाइंड आउट करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. पार्ट ए 8 एंड 20. 8 और 20 दो नंबर दिए गए हैं, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 8. 8 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे वो फाइंड करेंगे. 8 किससे डिविजिबल है, 1 से होगा, उसके बाद 2 से डिवाइड होगा, उसके बाद 4 से होगा, उसके बाद 8 से होगा. नाउ स्टूडेंट वी फाइंड फैक्टर्स ऑफ 20. 20 किससे डिवाइड होगा, 1 से होगा, 2 से होगा, 4 से होगा, उसके बाद 5 से होगा, उसके बाद किससे होगा, 10 से होगा, उसके बाद 20 से होगा. नाउ वी फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो कॉमन फैक्टर स्टूडेंट इसमें क्या है, 1, 2 एंड 4 है, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, 4 है. इससे हाईएस्ट कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है इनमें, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ स्टूडेंट, 4. नाउ वी डू आवर पार्ट सी, 25 एंड 50. फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 25. 25 किससे डिवाइड होगा, 1 से होगा, उसके बाद किससे होगा, 5 से होगा, उसके बाद किससे होगा, 25 से ही होगा. नाउ वी फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 50. 50 किससे डिवाइड होगा, 1 से होगा, 5 से होगा, उसके बाद 25 से होगा, उसके बाद किससे होगा, 50 से होगा. नाउ स्टूडेंट वी फाइंड द एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 25 एंड 50 का. तो स्टूडेंट इसमें कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है, 1 है, 5 है और 25 है. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनमें से कौन सा हुआ, 25. सो स्टूडेंट आवर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 25 and 50 is 25. Now student we do our F part 2, 4 and 6. First of all we find the factors of 2. 2 के फैक्टर्स क्या क्या स्टूडेंट्स, 1 है और 2 ही है. Now we find the factors of 4. 4 के फैक्टर्स क्या क्या स्टूडेंट्स, 1, 2 और 4 है. Now student we find the factors of 6. 6 से किससे डिवाइड होगा स्टूडेंट्स, 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा एंड 6 से होगा. Now we find the HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो स्टूडेंट इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, 1 and 2, 1 and 2 and 1 and 2, तीनों में 1 and 2 है. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इसमें से, 2 है, 2 है. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ स्टूडेंट, 2 हुआ. नाउ स्टूडेंट वी डू अवर पार्ट एच. 6, 9 एंड 12 ये 3 नंबर हमारे पास गिवन है, इसका हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 6. 6 किससे डिवाइड होगा स्टूडेंट, 1 से होगा, 2 से होगा, उसके बाद किससे होगा, 3 से होगा एंड उसके बाद किससे होगा, 6 से होगा. नाउ स्टूडेंट वी फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 9. 9 किससे डिवाइड होगा स्टूडेंट्स, 1 से होगा, उसके बाद 3 से होगा एंड इसके बाद 9 से होगा. नाउ वी फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 12. 12 किससे डिवाइड होगा स्टूडेंट्स, 1 से होगा, उसके बाद 2 से होगा, उसके बाद 3 से होगा, उसके बाद 4 से होगा और उसके बाद 12 अपना किससे होगा, 6 से होगा और उसके बाद किससे होगा, 12 से होगा. नाउ स्टूडेंट वी फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें क्या है स्टूडेंट, कॉमन फैक्टर क्या है इसमें, 1 and 3, दो ही कॉमन फैक्टर है और इसमें हाईएस्ट क्या है, 3. सो स्टूडेंट आवर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 6, 9 and 12 is 3. I think students this topic is clear. Now you easily do our question number 1st, 2nd and 3rd in your fair notebook with neat and clean handwriting. So thank you students and have a nice day. Good morning student, welcome you to online class MLP School Rajpura. I am Poonam. Today we practice in Notepad. Today we work in Notepad. First of all write the step to start Notepad. First of all write the step to start Notepad. Notepad start कैसे करते हैं. फर्स्ट स्टेप इज स्टार्ट बटन. फर्स्ट स्टेप क्या होगा, स्टार्ट बटन. सेकंड स्टेप ऑल प्रोग्राम. थर्ड स्टेप एसेसरीज एंड लास्ट स्टेप नोटपैड. नाउ वी स्टार्ट नोटपैड. दिस वन इज द स्टार्ट menu. This one is the start menu. We go to start menu, then all program,
स्टार्ट मेन्यू के बाद ऑल प्रोग्राम, देन एसेसरीज और देन नोटपैड। दिस वन इज द नोटपैड विंडो, दिस वन इज द नोटपैड विंडो। टॉप मोस्ट बार इज द टाइटल बार, दिस वन इज द टाइटल बार, अनटाइटल नोटपैड। मिनिमाइज बटन राइट हैंड साइड में होते हैं 3 बटन्स, मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज एंड रिस्टोर बटन एंड क्लोज बटन। क्लोज बटन से क्या होगा, विंडो क्लोज हो जाएगी। मैक्सिमाइज से क्या होगा, विंडो दिस वन इज द ये मैक्सिमाइज हो जाएगी, और मिनिमाइज से मिनिमाइज। दिस वन इज द मेन्यू बार, फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, फॉर्मेट, व्यू एंड हेल्प। दिस वन इज द मेन्यू बार। फाइल मेन्यू जिसमें डिफरेंट मेन्यूज होते हैं, न्यू, ओपन, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट एंड एग्जिट। नेक्स्ट है एडिट मेन्यू, एडिट में होता है अनडू, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, फाइंड नेक्स्ट, रिप्लेस, गो टू, सेलेक्ट ऑल, डेट एंड टाइम। फॉर्मेट में वर्ड रैप एंड फॉन्ट, देन है व्यू में स्टेटस बार, देन हेल्प। फर्स्ट ऑफ ऑल वी गो टू द फाइल मेन्यू, देन save as dialog box is open, save as dialog box now is open. Then we write file name, we write XYZ, we save a file XYZ. Then क्या करेंगे हम, सेव। यहाँ पे XYZ is the name of the file and a notepad. All students save their name. नेक्स्ट ऑप्शन इज न्यू, नेक्स्ट ऑप्शन क्या करेंगे हम यहाँ पे, न्यू क्या करेंगे, जैसे ही हम न्यू करते हैं तो क्या होगा, नया पेज ओपन हो जाएगा, ब्लैंक पेज। नेक्स्ट वन इज ओपन क्या होगा, जो फाइल हमने सेव किया है उसी फाइल को ओपन करने के लिए। जैसे अभी हमने सेव की थी XYZ से, तो हमें XYZ यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, देन क्या करेंगे हम, ओपन। नेक्स्ट वन ऑप्शन इज यहाँ पे होगा प्रिंट, नेक्स्ट ऑप्शन इज प्रिंट। अगर प्रिंटर अटैच है तो हम क्या करेंगे, फाइल, देन गो टू द प्रिंट, वी सिलेक्ट द प्रिंटर, देन गिव टू द कमांड प्रिंट। सो ऑल स्टूडेंट प्रैक्टिस इन फाइल मेन्यू ऑप्शन, सभी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, फाइल मेन्यू के जो सभी ऑप्शंस हैं इनकी प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू की शॉर्टकट की क्या होगी, कंट्रोल+N क्या होगी, कीबोर्ड से शॉर्टकट कीज होती है बेटा ये। नेक्स्ट है ओपन, कंट्रोल+O, ओपन क्या होगी, कंट्रोल+O। नेक्स्ट है सेव की क्या होगी शॉर्टकट की, कंट्रोल+S, सेव की क्या होगी, कंट्रोल+S। नेक्स्ट क्या है, प्रिंट की, प्रिंट की हो जाएगी कंट्रोल+P। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।